हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्यामेंद्र सिंह है। आप लोगों का विद्या क्लासेस में स्वागत है। और मैं आज आपको साइंस का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस का हो, आरओ का हो, चाहे पेट का हो, या कोई यूपी ट्रिपल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो इवन मेडिकल का भी, ठीक, उस मतलब सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आज आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसको डाइजेस्टिव सिस्टम ही क्यों कहा जाता है, यानी सिस्टम वर्ड का मतलब हुआ कि कोई भी एक सिंगल ऑर्गन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि कई ऑर्गन मिलकर के डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ओके, अब आता है बात कि कौन कौन से ऑर्गन हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। वो हम आते हैं यहाँ से। अगर कॉमनली देखा जाए तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल में कंप्लीट डाइजेशन जो होता है एलिमेंट्री कैनाल में होता है। बाकी सारे ऑर्गन जो होते हैं वो सपोर्टिव ऑर्गन होते हैं। ओके, अब आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। डाइजेशन, पहले हम आपको डाइजेशन बताते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड पार्टिकल्स इज ब्रेक डाउन इनटू द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स which can be absorbed into the body and provide energy. ओके, डाइजेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी खाद्य पदार्थ जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में, इतने छोटे टुकड़ों में टूट जाए जिससे वो शरीर में एब्जॉर्ब हो सके और शरीर को उससे ऊर्जा मिल सके। इट्स द डिफिनीशन ऑफ डाइजेशन। ओके, अब आते हैं कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। पहला चीज़ हम आपको बताएं कि डाइजेशन किसका, हम खाते तो हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता है। वो क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज का जब सेलुलोज हम किसी न किसी ग्रीन वेजिटेबल्स के माध्यम से हम खाते हैं तो उसका डाइजेशन नहीं होता। फिर भी हमें सजेस्ट किया जाता है कि डाइजेशन मतलब सेलुलोज हमें फूड में लेना ही चाहिए, क्योंकि वो डाइजेशन की प्रोसेस को ईजी करता है। ओके, अब डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कब होती है? डाइजेशन इज स्टार्टेड इनटू द माउथ and completed into the large intestine. ओके, अब डाइजेशन का प्रोसेस माउथ में कैसे इन्वॉल्व होता है ये हम यहाँ से शुरू करते हैं। माउथ में पाया जाता है टीथ। टीथ का काम होता है मैस्टिकेशन अर्थात चिविंग करना, या छोटे छोटे खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, पहला प्रोसेस। और टीथ का अगर हम देखें कि कितना जो फार्मूला होता है, अगर हम इसको याद करें तो 2 1 2 3, ठीक, ये आप देख रहे हैं 2 1 2 3, यानी 21 23 अपान 21 23। इसको क्या करेंगे, ये इंसाइजर का हो जाएगा, ये इंसाइजर, ये हो जाएगा कैनाइन, ठीक, ये हो जाएगा प्री मोलर और ये हो जाएगा मोलर टीथ। इसको हम 2 और 1 3, 2 5 और 3 8, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक। यही सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 16। और ओवरऑल जितने अगर देखा जाए कि कितने टीथ होते हैं तो ये होते हैं 32। ओके, बहुत डीप में ना जाते हुए मैं आपको बहुत इजी वे में बताता हूँ। फिर क्या होता है कि जब हम किसी खाद्य पदार्थ को जब अच्छे से चबाते हैं तो उसमें सलाइवा का मिक्सिंग होता है, और सलाइवा का सिक्रीशन जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड करती है, ठीक। तो सलाइवरी ग्लैंड जो कि 3 पेयर पाई जाती हैं, उसमें सबसे लार्जेस्ट जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो पैराटिड ग्लैंड होती है। जो सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है वो पैराटिड होती है, यानी पैराटिड ग्लैंड। पैराटिड ग्लैंड, this is responsible for the secretion of saliva up to the 90%, यानी 80 to 90%, ठीक, सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं। अच्छा, सलाइवा जो होता है वो लगभग 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर तक पर डे सिक्रीशन होता है। सलाइवा का जो सिक्रीशन होता है वो लगभग 1 से 1.5 लीटर तक पर डे होता है, which is also contains the enzyme that is responsible for the help in the digestion as well as a antibacterial properties. It contains antibacterial properties.
ओके, अगर कोई भी भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों के माध्यम से अगर कोई जर्म्स हमारे माउथ में अगर एंटर करता है तो उसको ये मार देती है, वहीं पे किल कर देती है। ओके, अब आते हैं कि ये होता है, फिर जब हम सलाइवा का मिक्सिंग तो कर लेते हैं, तो जब खाद्य पदार्थ का यानी भोजन का जब वो लुगदी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक, एकदम मिक्स हो जाता है उसमें, तो फिर निगलना आसान हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लुगदी या बोलस बोलते हैं। ठीक, मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलस बोलते हैं या साइंस के लैंग्वेज में। तो वो फिर ऊसोफेगस के या फूड पाइप मैंने लिखा है, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऊसोफेगस बोलते हैं। ठीक, फूड पाइप के माध्यम से होते हुए और वो आता है स्टमक में। स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग ऑफ फूड मटेरियल्स अप टू द 3 to 4 आवर एंड इट secretes some enzyme and acid, that is HCl and pepsinogen mainly. HCl is responsible for maintain acidic media into the stomach, that is 1.8. इसके लिए जो एसिडिक मीडिया मेंटेन करता है, उसका जो पीएच होता है स्टमक के लिए वो 1.8 होता है। ठीक, और इसका क्या काम है, इस HCl पेप्सिनोजन पे एक्ट करता है। पेप्सिनोजन इज इनएक्टिव एंजाइम। पेप्सिनोजन इज इनएक्टिव एंजाइम और कन्वर्ट होता है HCl की प्रेजेंस में ये पेप्सिन में। ठीक है, तो ये दिस पेप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू द स्टमक। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं इन्फेंट की बात करते हैं, तो इन्फेंट में क्या होता है, बच्चों में क्या होता है कि बच्चे जब मिल्क यानी दूध जब पीते हैं तो उस पर क्या करता है, ये पेप्सिन वहाँ पे एक्ट नहीं करता है, उस पर काम करता है कि रेनिन एंजाइम। बच्चों में रेनिन एंजाइम पाया जाता है जो मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, और ये जैसे जैसे एज बच्चों की बढ़ती जाती है, ये एंजाइम की जो मतलब सेल होती है जो सिक्रेट करती है, वो डिजेनरेट होने लगती है। ओके, अब आते हैं कि 3 to 4 आवर होल्ड करने का मेन मतलब रीज़न क्या होता है। रीज़न ये होता है कि उसमें जो स्टमक में एंजाइम पाए जा रहे हैं, अगर कोई गलती से माउथ से भी जर्म्स होते हुए या बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी अगर या कोई फंगस अगर वो आ गया है फूड पार्टिकल्स के माध्यम से, तो उसको ये एसिडिक मीडिया में उसको मार दिया जाता है। ठीक, दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो इनएक्टिव एंजाइम थे उनको यहाँ कन्वर्ट किया जाता है, और HCl जो एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करता है उस पर वो काम करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है। नॉट डाइजेशन अकर्स इन स्टमक। स्टमक ओनली डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब अल्कोहल एंड सार्बिटॉल ड्रग्स। दूसरी चीज, अब हम आते हैं लीवर पे। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अगर ये पूछा जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो वो थायराइड हो जाती है। लेकिन लार्जेस्ट आर्गन पूछा जाए तो वो स्किन को हम बताते हैं कि लार्जेस्ट आर्गन इज स्किन। स्मॉलेस्ट ग्लैंड की अगर बात करें तो वो पिट्यूटरी होती है, चाहे एंडोक्राइन पूछा जाए या नॉर्मली पूछा जाए। स्मॉलेस्ट ग्लैंड तो पिट्यूटरी। लीवर का कुछ काम होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लीवर क्या काम करता है, यानी फंक्शन इसका। हम लीवर का फंक्शन, ठीक, लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिया फॉर्मेशन,
लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोजेनेसिस, लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेपेरिन फॉर्मेशन। अभी मैं आपको हेपेरिन बता रहा हूँ, मतलब सारी चीज़ें मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हेपेरिन फॉर्मेशन, लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइल फॉर्मेशन, बाइल जूस फॉर्मेशन। ओके, लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइल जूस फॉर्मेशन। ठीक, अब आते हैं कि लीवर आखिर यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है, लेकिन यूरिन शब्द जो होता है वो हम किडनी से फिल्टर होने के बाद हम उसको यूरिन बोलते हैं, यानी जब वो यूरिथ्रा के माध्यम से बाहर निकलता है। ठीक, अब दूसरी चीज़ आता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन आखिर हमारे शरीर में क्यों होता है? अगर ये क्वेश्चन किया जाए तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि अगर मैंने डाइट अभी लिया, अगर मैं सुबह 9 बजे भोजन करता हूँ और मुझे शाम को दोबारा फिर से भोजन करना है, तो उस बीच में जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हम एक्स्ट्रा जो एनर्जी हमारे फूड में आती है, हमें मिलती है, उसको हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर लेते हैं और वो धीरे धीरे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में लीवर कन्वर्ट करता रहता है, जिसको मैंने बताया है कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब हुआ कि जब हमें फूड मतलब भोजन नहीं मिल रहा है तो हम अपने ऊर्जा को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे कि जो एनर्जी मैंने लीवर में स्टोर कर रखी थी ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उसका ब्रेकडाउन होगा। ठीक, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, अब बताए हिपेरिन। हिपेरिन का फॉर्मेशन भी लीवर में होता है। लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हिपेरिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल, हिपेरिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी कोगुलेंट ऑफ ब्लड, ब्लड को थक्का ना जमने देना, ये हिपेरिन का काम होता है। नहीं तो ब्लड वेसल्स में अगर थक्का जम गया तो फिर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, तो ये काम करता है। फिर आता है कि बाइल जूस। बाइल जूस इज सिंथेसाइज्ड, बाइल जूस का जो सिक्रीशन होता है वो गॉल ब्लैडर से होता है, लेकिन उसका जो फॉर्मेशन होता है अर्थात सिंथेसिस जो होती है वो लीवर में होती है। दैट इज नोन एज सिस्टिक डक्ट। ये जो है वो सिस्टिक डक्ट है। ठीक, सिस्टिक डक्ट। बाइल सिंथेसाइज लीवर में हो रहा है और लीवर क्या करता है, सिस्टिक डक्ट के माध्यम इसको गॉल ब्लैडर में डालता है और ये सिस्टिक डक्ट के माध्यम से ड्यूडेनम में इसका सिक्रेशन हो जाता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम आते हैं कि एलिमेंट लीवर के बाद में हम आते हैं, ये हो गया गॉल ब्लैडर। अच्छा, बाइल का काम क्या होता है? बाइल का काम, बाइल जूस का काम ये होता है कि इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल का कोई प्रॉपर काम नहीं होता, लेकिन ये होता है कि अगर बाइल जूस है प्रॉपर माध्यम से तो फैट का प्रॉपर इमल्सिफिकेशन हो पाएगा। मीन्स ये कि फैट का डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। अगर किसी को
गॉल ब्लैडर रिमूव करवाना पड़ता है। जब किसी को बीमारी हो जाती है, उस गॉल ब्लैडर में स्वैलन आ जाती है, पथरी बन जाती है, तो उसको बोलते हैं कोलीलिथियासिस। तो कोलीलिथियासिस जो स्वैलन आती है उसको बोलते हैं। अब क्या होता है कि अगर गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है तो उसको दिक्कत क्या होती है कि डॉक्टर उसको फैट खाने से मना करते हैं या कम से कम फैट खाने की सलाह देते हैं। ठीक, अब आते हैं कि हम इसका जो सेक्रेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट स्मॉल इन लेंथ। ओके, ये अगर देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन से लंबी होती है, लेकिन जो इसका सरफेस एरिया होता है वो कम होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो 1 से 1.5 मीटर होती है, लेकिन उसका जो सरफेस एरिया होता है वो वाइडर होती है, काफ़ी मोटी होती है। मैंने दिखाने की कोशिश किया है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट वन इज डिओडेनम, सेकेंड वन इज जेजुनम एंड थर्ड वन इज इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज डिओडेनम, सेकेंड वन इज जेजुनम और थर्ड वन इज इलियम। यानी डिओडेनम, जेजुनम और इलियम में ये हाईली क्वाइल्ड पार्ट, अगर इसमें देखा जाए तो जो जेजुनम का पार्ट होता है वो मोस्ट क्वालिफाइड, मतलब क्वाइल्ड पार्ट होता है। ठीक, ये बहुत ही मतलब घना ऐसे क्वाइल्ड होता है। उसके बाद आता है कि इसका जो इलियम वाला पार्ट होता है वो सीकम में जाके खुलता है। लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो कंटेन्स 3 पार्ट, दैट इज सीकम, कोलन एंड फाइनल वन इज रेक्टम। सीकम में क्या होता है कि ये इलियम आकर के सीकम में खुलता है और सीकम कोलन के माध्यम से होते हुए और फिर रेक्टम में जाता है, और यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, फूड मटेरियल्स होता है वो हमारा फीकल मैटर के रूप में या स्टूल के रूप में यहाँ से एनस से बाहर निकलता है। अभी मैं आपको फिर से एक बार रिव्यू करवाता हूँ और फिर से मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, परेशान ना हो। पहला चीज़ हुआ कि जब हम खाद्य पदार्थ यूज करते हैं या खाते हैं कोई भी फूड पार्टिकल्स, तो वो सबसे पहले दांतों के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसके बाद उसको क्या करते हैं कि उसमें सलाइवा का मिक्सचर होता है, फिर उसको हम सॉलोइंग करते हैं यानी निगलते हैं, डिग्लूटेशन भी बोलते हैं उसको, निगलते हैं और निगलने के बाद ये स्टमक में आता है जो कि 3 से 4 घंटे होल्ड करता है, और यहाँ पे एसियल एंजाइम पाया जाता है जो कि 1.8 pH पे काम मतलब ये प्रोवाइड करता है, यानी एसिडिक मीडिया, हाईली एसिडिक मीडिया। यहाँ पेप्सिनोजन एंजाइम होता है जो कि HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन इज एक्टिव, ठीक है, पेप्सिन जो होता है वो एक्टिव होता है और ये इनएक्टिव एंजाइम है, ये इनएक्टिव होता है। ठीक, दूसरी चीज़ें आती है कि यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है। जो ये क्वाइल्ड होती है ना, जो इसकी मसल्स होती हैं, ये क्या करती हैं कि मैस्टिकेशन, मतलब कोई मशीन तो होती नहीं है, तो यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो आपस में ऐसे मैस्टिकेशन करते हुए धीरे धीरे उसको फैसिलिटेट करती हैं, आगे को फूड पार्टिकल्स बढ़ाती रहती हैं, जिससे वो प्रॉपर मिक्स भी होता है एंजाइम से। अब क्या आता है कि अब हम आते हैं कि लीवर का हो गया काम, अब आते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पैंक्रियाज इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसका जो शेप होता है वो पियर शेप होता है या नाशपाती के आकार का, और पैंक्रियाज इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। पैंक्रियाज इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन का मतलब ये होता है कि एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो क्या करता है कि एंजाइम का सिक्रीशन करता है, एक्सोक्राइन ये क्या करता है कि एंजाइम का सिक्रीशन करता है, और एंडोक्राइन पार्ट
इंडोक्राइन पार्ट, ये लगभग 2% होता है। मैं बड़ा संक्षिप्त में पढ़ा रहा हूँ, इससे कम में पढ़ना बहुत आसान नहीं है। और ये लगभग 98% पार्ट होता है एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक, एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीट करता है, एंजाइम का सिक्रेशन करता है। ठीक, पैंक्रियाज कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हम यहाँ पे पैराइटिड ग्लैंड का जो एंजाइम होता है वो उसको क्या कहते हैं, टाइलिन। जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका जो एंजाइम है उसको हम बोलते हैं टाइलिन, या इसी को बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज, ओके। अब पैंक्रियाज में भी एंजाइम जो होता है उस ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, या एमाइलेज, एमाइलेज। अगर एमाइलेज वर्ड बोला जा रहा है तो ये पैंक्रियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एमाइलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक, दूसरी चीज़, अगर सलाइवरी एमाइलेज बोला जा रहा है तो फिर हम आ जाएंगे माउथ में, उसको टाइलिन भी बोलते हैं। अब एंडोक्राइन पार्ट में क्या होता है, जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं सिर्फ उतना ही जिक्र कर रहा हूँ। अल्फा सेल पाई जाती हैं जो कि ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन करती हैं। अल्फा सेल, ग्लूकेगॉन इज हार्मोन्स। और बीटा सेल पाई जाती हैं, ये इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। ठीक, अब आते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है। तो इंसुलिन का सिक्रेशन पैंक्रियाज से होता है। पैंक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। दूसरा चीज़ कि अगर बीटा सेल की अगर ना दिया हो तो फिर हम क्या करेंगे, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक, इनको हिंदी में बोलते हैं दीप कोशिकाएं। ठीक, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस या इनको बोलते हैं दीप कोशिकाएं। यहाँ से क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन होता है और इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होता है कि अगर इंसुलिन की कमी हो ठीक, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होता है कि डायबिटीज़ हो जाती है। अब डायबिटीज़ हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज़। ठीक, डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है। एक होती है डायबिटीज़ इंसिपिडियस जो कि इनहेरिटिकल होती है यानी जेनेटिकल होती है। दूसरी होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस इज अकर्स, नॉट डायबिटीज़ इंसिपिडियस। इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन का काम क्या होता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। ठीक, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है।
अब आता है कि अगर इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, इंसुलिन की कमी से, ऐसे इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज़। आप खाली इतना याद कर लिए, डायबिटीज़। ठीक, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, इसको हम शुगर भी बोलते हैं। ठीक, शुगर हो जाता है, हम कॉमनली ऐसे बोलते हैं, जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। अब तीसरी चीज़ हम आते हैं कि पैंक्रियाज के बाद में हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, मोस्टली चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन जो बची हुई चीज़ें होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे वाटर हो गया या कोई भी अगर मिनरल हो गया जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, वो एब्जॉर्ब होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरी चीज़, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होता है वो आता है रेक्टम में। रेक्टम क्या करता है, उसको अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को स्टोर करता है, और एनस के माध्यम से हम उसको अपने बायोलॉजिकल रूटीन के अकॉर्डिंग हम जब भी मतलब फ्रेश होने जाते हैं तो एनस के माध्यम से वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स निकल जाता है। दिस इज़ सिंपल फॉर्म ऑफ डाइजेशन। ये हमने बहुत संक्षिप्त में आपको डाइजेशन बताया। दूसरी चीज़, अब इसके बाद में अगर कहा जाए तो एक ओवरऑल अगर हम समरी में कहें कि डाइजेशन किसे कहते हैं, तो ये आएगा, डाइजेशन इज अ बायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक, जिसमें फिजिकली उसका ब्रेकडाउन तो दांत से किया ही जा रहा है, लेकिन उसमें एंजाइम्स ऐड होकर के, तो वो बायोकेमिकल प्रोसेस है डाइजेशन। अब डाइजेशन में फिर आते हैं विटामिन्स पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। हम आते हैं विटामिन्स, ठीक। लो पहले और बता देते हैं थोड़ा सा। डाइजेशन में आखिर किन किन चीज़ों का डाइजेशन होता है, पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। तो डाइजेशन में क्या होगा, किन किन चीज़ों का डाइजेशन होगा, ये देखते हैं, ठीक। बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट। ठीक, इसके बताने का मतलब ये हुआ, सीधा ये चीज़ लिखने का तात्पर्य ये हुआ कि डाइजेशन कभी भी सेलुलोज का नहीं होता है। सेलुलोज का कभी भी डाइजेशन नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्च का होता है। लेकिन अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि सेलुलोज का डाइजेशन बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है, तो सेलुलोज का कभी डाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अगर हम यहाँ से फिर से आपको अगर दिखाना चाहें तो मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी, ये है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक। तो जो अपेंडिक्स होती है वो हमारे ह्यूमन में क्या होती है, वेस्टिजियल के फॉर्म में होती है, यानी वो अवशेषी अंग के फॉर्म में होती है, वो प्रॉपर काम नहीं करती है। इसलिए जो एनिमल्स होते हैं और ख़ासकर वेजिटेरियन एनिमल्स, जो शाकाहारी जंतु होते हैं, उनमें जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप होती है और उनमें सेलुलोज का डाइजेशन पाया जाता है। नॉट अकर्स इन ह्यूमन एंड कॉर्निवोरस एनिमल्स,
अब आता है कार्बोहाइड्रेट का अगर एक मॉलिक्यूल डाइजेस्ट होता है तो उसे हमें 4.6 कार्बोहाइड्रेट का के डाइजेशन में 4.6 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है पर 100 ग्राम डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट में। ठीक, यही चीज़ें अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन के डाइजेशन में 5.6 किलो कैलोरी पर 100 प्रोटीन सोर्स कोई भी अगर हम लेते हैं। दूसरी चीज़ फैट में ये होता है 9.6। अच्छा, मेरा बताने का मेन उद्देश्य ये था कि सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी प्राप्त होती है तो वो फैट के डाइजेशन से होती है। फिर भी हम उसे सजेस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फैट के कंबसन में या ब्रेकडाउन में और डाइजेशन में प्रोसेस में एनर्जी लॉस भी सबसे ज़्यादा होती है, बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तीसरी चीज़ें आते हैं कि सेलुलोज का डाइजेशन कभी होता नहीं है। फिर हम आते हैं आपको डायरेक्टली विटामिन में। विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल फॉर्म में कहा जाए तो ये बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स की तरह काम करते हैं। ये शरीर को बनाने के लिए काम करते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। विटामिन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है फैट सॉल्युबल, ठीक, और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल के लिए मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि WBC RBC तो सबको पता होगी। WBC RBC हमें सबको पता होती है। W मीन्स हो गया वाटर, और विटामिन B और विटामिन C क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो कभी भी ये दिक्कत नहीं होगी कि व्हिच विटामिन इज़ वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। आप जान जाएंगे कहीं भी, चाहे वो विटामिन B1 की बात करें, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B12, कोई भी विटामिन B अगर है और C है तो वो वाटर सॉल्युबल होगी। फैट सॉल्युबल में बाकी जितनी बची हुई हैं, अगर आपको नहीं याद करना तो सिर्फ वाटर सॉल्युबल याद कर लीजिए। फैट सॉल्युबल बची हुई जितनी विटामिन हैं वो फैट सॉल्युबल हो जाएंगे। कौन कौन सी? विटामिन A, D, E और K। ठीक, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ ले जाए कि टर्म विटामिन इज गिवन बाय, विटामिन जो टर्म था वो किसने दिया? वो दिया था फंक ने। ठीक, अब हम पहले आते हैं विटामिन पढ़ते हैं। विटामिन A, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, बहुत संक्षिप्त में पढ़ा लेते हैं। ठीक, विटामिन A। हम पहले आते हैं फैट सॉल्युबल पे। तो जो विटामिन A है, विटामिन A, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना। विटामिन A का जो नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। इसका नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ओके, इसकी कमी से जो रोग होता है, अच्छा इसके सोर्सेस नोट कर लीजिए पहले, नहीं पहले डिजीज़। ठीक, इसकी कमी से जो रोग होता है
ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रंतोधी। ठीक, एक विटामिन है, 5 मिनट, एक विटामिन है, इसकी कमी से होता है जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया, ठीक। इसके जो सोर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खास सोर्स ही लिखा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मैं जानकारी के लिए तो बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट, मैं सिर्फ उसकी जिक्र कर रहा हूँ। इसके जो सोर्स हैं, किसके? विटामिन ए के सोर्स। ठीक, विटामिन ए के सोर्स कौन कौन से हैं? गोल्डन राइस बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा। गोल्डन राइस, कैरेट, ठीक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। दूसरा आता है विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक, इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं रिकेट्स। ठीक, एक और दिक्कत होती है ओस्टियोमाइलेसिया बोलते हैं। सेकंड जो डिजीज़ है उसको बोलते हैं ओस्टियोमाइलेसिया। ओस्टियोमाइलेसिया, ये ओस्टियोमाइलेसिया जो डिजीज़ होती है वो पाई जाती है एडल्ट में। इसमें क्या होता है कि उनकी हड्डियां जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और रिकेट्स जो होता है वो चिल्ड्रन में पाया जाता है। तीसरा हम फिर से बात करते हैं विटामिन ई के बाद विटामिन डी के बाद ई। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। जब आप कोई भी ब्यूटी क्रीम या कोई भी क्रीम अगर यूज़ करते हैं तो खासकर अगर ब्यूटी के लिए, तो वो उसमें विटामिन ई जरूर पाया जाता है, तो उसको ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। इसका जो नेम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। ठीक, इसकी कमी से जो दिक्कत होती है वो स्टेरिलिटी, जो हमारे में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी मीन्स नपुंसकता। विटामिन ई की कमी से, और ये अक्सर अभी तक जो सर्च किया गया वो माउस में किया गया, चूहे में, नपुंसकता। फिर हम विटामिन के को डिस्कस करते हैं।
विटामिन के, और फिर फैट सॉल्युबल सारे विटामिन खत्म हो जाएंगे। विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इसका काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। में हेल्प करना, ठीक है, यानी खून को थक्का बनाने में मदद करता है। इसका नाम क्या है? नेप्थोक्यूनॉन। क्यूनॉन, या इसी को फिल्लोक्विनोन बोल रहा था। तो आप एक नाम याद कर लीजिए, नेप्थोक्यूनॉन। इसका काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। दूसरा हम आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल में आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। इसमें मैंने आपको बताया कि इसके लिए जो ट्रिक था वो था WBC। W मीन्स वाटर, और B और C जो विटामिन है वो। तो विटामिन B हम पहले पढ़ते हैं, विटामिन B। विटामिन B के लिए अगर कॉमन सोर्स की अगर हम बात करें कि किस में पाया जाता है, तो मांस, मछली, दूध, अंडा, दही, ये कॉमन सोर्स हैं। ये लगभग विटामिन, चाहे B1 की बात की जाए, चाहे B2 की बात की जाए, चाहे B5 की बात की जाए, कोई भी विटामिन B की अगर बात कर रहे हैं तो ये उसके लिए कॉमन सोर्स है। अब आते हैं विटामिन B1, बहुत संक्षिप्त में ही हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक। तो विटामिन B1, विटामिन B1 का विटामिन B1 का जो नाम होता है वो होता है रेटिनल। विटामिन B1 का जो नाम होता है वो होता है थियामिन या थायमिन बोलते हैं उसको, ठीक, थायमिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है? बेरी-बेरी। हिंदी में लिख दे रहे हैं, बेरी-बेरी, ठीक। दूसरा आता है विटामिन B2। मैंने कॉमन सोर्स बता दिया कि किस में पाया जाता है। अब आप विटामिन का नाम और उसकी कमी से रोग ये याद करेंगे बस। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से रोग जो डिजीज होती है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसकी कमी से डिजीज होती है, वो होती है कि चिलोसिस बोलते हैं उसको, ठीक, चिलोसिस। इसमें क्या होता है? जो होंठ होते हैं वो फट जाते हैं। अब आते हैं विटामिन B3 की। विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है किसी का गलत हो, मतलब दूसरा हो, नियासिन, या इसी को बोलते हैं निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड। ठीक। इसकी कमी से क्या होता है कि बॉडी पे स्पॉट पड़ जाते हैं, छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं। उसको, उस बीमारी को बोलते हैं पेलाग्रा। इचिंग होने लगती है, छोटे छोटे स्पॉट पड़ जाते हैं, पेलाग्रा, ठीक। अब आते हैं विटामिन B5 की। विटामिन B5 को बोलते हैं पैंटोथेनिक एसिड। इसका जो नाम होता है वो होता है पैंटोथेनिक एसिड।
इसका डिजीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम विटामिन B6 पे आते हैं सीधे। B6 को इसका विटामिन B6 का जो नाम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, ठीक। ये क्या करता है कि ब्लड क्लॉटिंग में ये भी हेल्प करता है, यानी जो रक्ताल्पता होती है अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होता है। लेकिन हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जो बाद में बात करेंगे वो विटामिन B12, जिसको कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया, और इसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साइनोकोबालामिन। इसका नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक, और इसकी कमी से जो रोग होता है पर्नीशियस एनीमिया। ठीक, या इसको बोलते हैं अत्यधिक रक्ताल्पता। ठीक है, तो ये हो गया आपका विटामिन खास। फिर आते हैं कि विटामिन C। विटामिन C इसका जो नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो डिजीज होती है यानी रोग होता है वो क्या होता है, स्कर्वी। स्कर्वी में जानते हैं क्या होता है, स्कर्वी में मसूड़ों में खून निकलने लगता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है स्कर्वी में। और इसका सोर्स जो होता है वो, अगर हम सोर्स की बात करें तो कोई भी खट्टा फल जो पूछा जाता है मैं उसकी जिक्र कर रहा हूँ। पहला रिचेस्ट सोर्स जो होता है वो आंवला होता है। विटामिन C का जो रिचेस्ट सोर्स होता है वो आंवला, नींबू, नींबू तो बहुत कॉमन है, आंवला, और हरी मिर्च। हरी मिर्च, और हरी साग सब्जी यानी ग्रीन वेजिटेबल्स। जो खट्टी होती हैं टेस्ट में, चाहे वो कोई भी सब्जी हो। और अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही टॉपिक आपको मतलब आगे भी देता रहूँगा।